प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए आप अपनी पसंदीदा कार्टून मूवी देख रहे हैं और देखते देखते आपको बड़ा आनंद आ रहा है। बीच में आपका छोटा भाई आता है और टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल म्यूट कर देता है। अब आप चित्र तो देख पा रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं और आपको मूवी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन बीच में आवाज़ बंद करने की वजह से आपको बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है, आपको मूवी समझ नहीं आती है। लेकिन अगर हम 1931 से पहले के समय में पैदा होते तो हमें हमेशा ऐसी ही मूवी देखने को मिलती जिनमें आवाज़ नहीं होती, और लोग उस समय में ऐसी ही मूवी बनाते थे और ऐसी ही मूवी देखकर लोग आनंदित होते थे। इस तरह की मूवी को, इस तरह के सिनेमा को हम मूक सिनेमा कहते थे। मूक सिनेमा यानी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी। और क्या आप जानते हैं, आवाज़ के साथ साथ वहाँ पर रंगीन चित्र भी नहीं दिखाई देते थे। पहले ब्लैक एंड वाइट सिनेमा होता था। मूवी देखना, फिल्में देखना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। कितना आनंद आता है। एक फिल्म 2 से 3 घंटे की होती है, किंतु क्या आप जानते हैं इन्हें बनाने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग एक मूवी में, एक फिल्म में काम करते हैं। इनमें जो पात्र हम देखते हैं उनके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे पर हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो काम करते हैं। उनके काम के बिना फिल्में बनाई भी नहीं जा सकती। फिल्म देखते समय जो हीरो होता है, हीरोइन होती है, जो मुख्य पात्र होते हैं उनको तो हम पहचानने लगते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग मेहनत करते हैं उनके नाम तक हम नहीं जानते। आपने देखा है जब कोई फिल्म शुरू होती है तो बहुत सारे नाम हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं और उनमें से इतने सारे नामों के बारे में तो हमने कभी सुना भी नहीं होता है, लेकिन वे सभी इस फिल्म का हिस्सा होते हैं और उनके काम के बिना इस फिल्म को बनाना संभव भी नहीं हो पाता है। आज के सिनेमा पर तो विज्ञान व तकनीक का बहुत प्रभाव है, परंतु आज से 70-80 साल पहले जब विज्ञान इतना उन्नति नहीं कर पाया था, तब भी ऐसी फिल्में प्रदर्शित होती थी जो मूक होती थी, जिनमें कोई आवाज़ नहीं होती थी और ना ही उनमें कोई रंग होते थे। उस समय में कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं होते थे, ग्राफिक्स नहीं होते थे और ना ही इतना तकनीकी विकास था कि फिल्मों को इतने अच्छे तरीके से शूट किया जा सके। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? मिस्टर बीन या फिर टॉम एंड जेरी? ऐसे कार्टून में भी कभी कभी आवाज़ नहीं होती, चित्रों के माध्यम से ही हम उसको देखते हैं और उसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कोई बच्चा छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो आसपास के लोगों से जो बातें सुनता है उसके आधार पर वो बोलना सीखता है, वैसे ही हमारे सिनेमा ने भी बोलना सीखा। पहले हमारा सिनेमा छोटे बच्चे की तरह बोलता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब विकास होता गया, लोगों ने मेहनत करनी शुरू की, नई नई ग्राफिक्स, नए नए स्पेशल इफेक्ट्स आए, उनके माध्यम से हमारे सिनेमा ने बोलना सीखा। किस प्रकार से कोई मूक चित्र बोलता है, चलता है, हंसता है, जिसको हम फिल्म में देखते हैं, ये हम सभी जानेंगे आज के हमारे पाठ में। और हमारे पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ को लिखा है प्रदीप तिवारी जी ने। भारतीय सिनेमा जगत में 14 मार्च 1931 बड़े ही परिवर्तन का दिन था। इस दिन को सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन सिनेमा में क्रांतिकारी बदलाव हुआ। पहली सवाक फिल्म आलम आरा के प्रदर्शन के साथ ही भारतीय सिनेमा नई नई ऊंचाइयों को छूता गया। सवाक फिल्म यानी कि बोलने वाली फिल्म, स यानी साथ, वाक यानी आवाज। आवाज के साथ पहली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित की गई। इससे पहले जो भी फिल्में होती थी वो मूक होती थी, उनमें आवाज नहीं होती थी। इसीलिए 14 मार्च 1931 को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। वह परिवर्तन और सुधार आज भी जारी है, परंतु पाठ में इन्हीं परिवर्तनों का रोचक वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ में आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि सिनेमा से जुड़ी हुई है। पाठ की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी।
प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं जब कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसके पोस्टर भी छापे जाते हैं ताकि उन पोस्टरों से उस फिल्म का प्रचार किया जा सके। और जब पहली बार बोलती फिल्म आलम आरा बनी तो उसके पोस्टर पर ये पंक्तियां लिखी गई थी, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 100% यानी कि 100% पूरी तरह से ऐसे पात्र जो फिल्म में बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कोई भी पात्र फिल्म में बोलता नहीं था, आवाज़ नहीं होती थी। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। 78 यानी कि 78 लोग इस फिल्म का हिस्सा थे और वो सजीव हो गए, जिंदा हो गए, क्योंकि वो बोल रहे थे। उनको बोलते बातें करते देखो, और किसमें देखो? पहली सवाक फिल्म आलम आरा में। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक सिनेमा यानी कि जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, शिखर पर यानी चोटी पर। पहले ऐसी ही फिल्में प्रदर्शित की जाती थी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी और लोग बहुत ज़्यादा उनको देखते थे, इसीलिए मूक सिनेमा भी लोकप्रिय था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। मान लीजिए कि पहली बार लोगों ने पर्दे पर फिल्म में पात्रों को बात करते हुए सुना होगा तो कितने खुश हुए होंगे और कितना अच्छा सबको लगा होगा। और इसी के साथ बोलती फिल्मों का एक नया दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। इस फिल्म को सबसे पहले बनाया था अर्देशीर एम ईरानी ने। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने जब पहली बार हॉलीवुड की बोलती फिल्म शोबोट देखी तो उनके मन में भी इच्छा हुई, क्यों ना भारत में भी हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो बोलने वाली हो, जो सवाक हो। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा क्या होती है? फिल्म के लिए लिखी गई कहानी को हम पटकथा कहते हैं। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। संवाद क्या होता है? जो फिल्म होती है उसमें पात्र जो बातचीत करते हैं उसी को संवाद कहते हैं, और ये संवाद सबसे पहले फिल्म में लिखे जाते हैं। फिर जो पात्र होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, वो इनको याद करते हैं और फिर इनकी एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं। गीतकार नहीं था। गीतकार कौन होता है? फिल्म के जो गाने होते हैं उनको लिखने वाले को गीतकार कहते हैं। संगीतकार नहीं था। संगीतकार कौन होते हैं? जो फिल्म में म्यूजिक देते हैं, उनको हम संगीतकार कहते हैं। अब 1931 से पहले सभी जो फिल्में बनती थी उनमें कोई भी संवाद नहीं होता था, कोई बातचीत नहीं होती थी, इसीलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। और जब अर्देशीर एम ईरानी ने अपनी पहली फिल्म बनाई तो उसमें उनको कोई गीतकार भी नहीं मिला, क्योंकि फिल्मों में पहले गाने ही नहीं होते थे। कोई संवाद लिखने वाला नहीं मिला, कोई संगीतकार नहीं मिला। इन सब की शुरुआत होनी थी, यानी पहली बार इनके बारे में लोगों को काम करना था। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आजकल जो फिल्म के गाने शूट किए जाते हैं उनमें कितने सारे वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन उनके पास 3 ही वाद्य यंत्र थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। इनका इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया, क्योंकि पता ही नहीं था कौन संगीतकार है, कौन गीतकार है। अर्देशीर एम ईरानी ने अपनी खुद की ही धुनें फिल्म में ले ली थी। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। पार्श्व गायक क्या होता है? पर्दे के पीछे से गीत गाने वाले को पार्श्व गायक कहते हैं। आप बैकग्राउंड सिंगर भी कह सकते हैं। जो हीरो होता है वो आगे स्क्रीन पर दिखाई देता है और जो गाना होता है वो पार्श्व गायक गाता है। तो पहले पार्श्व गायक कौन बने? WM खान। और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है।
आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू ही तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। अब जो मूक फिल्में बनती थी उनकी शूटिंग दिन में की जाती थी, क्योंकि आसपास का जितना भी शोर होता था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो कलाकार होते थे वो सिर्फ एक्टिंग करते थे, उनको बोलना नहीं होता था। लेकिन पहली बार जब बोलने वाली फिल्म बनाई गई तो इसकी शूटिंग रात को करनी पड़ी, क्योंकि रात को माहौल शांत होता है, आसपास का शोर सुनाई नहीं देता। आजकल तो म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए, आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनकी सहायता से बड़ी आसानी से रिकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन शुरू में जब आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया तो रात के समय इस फिल्म की शूटिंग करनी पड़ी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। पहले दिन के प्रकाश में कोई रोशनी नहीं करनी पड़ती थी और फिल्म की शूटिंग हो जाती थी, लेकिन रात में अगर शूटिंग की जाएगी तो लाइट्स इफेक्ट डालने पड़ेंगे, कृत्रिम प्रकाश यानी आर्टिफिशियल लाइट करनी पड़ेगी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। संयोजन यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया, मिलाने की प्रक्रिया। तो बीच बीच में जो रिकॉर्डिंग होती थी उसका संयोजन किया जाता था। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक क्या होता है? मेहनताना। जो काम किया जाता है उसके बदले में जो पैसे दिए जाते हैं उसी को पारिश्रमिक कहते हैं। तो हीरोइन का नाम था, नायिका का नाम था जुबैदा और नायक थे विट्ठल। इनके नाम आपने तो सुने भी नहीं होंगे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। चयन यानी चुनाव करना, सिलेक्ट करना। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी काम के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। अब विट्ठल जो हीरो थे, नायक थे, उनको उर्दू अच्छे से बोलनी नहीं आती थी और फिल्म में उर्दू के डायलॉग थे, संवाद था। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। अब उन्होंने मुकदमा कर दिया कि मुझे नायक के तौर पर चुना गया है और फिर मुझे हटा दिया गया है, और उनका जो मुकदमा है वो लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। वो मुकदमा जीत गए और दोबारा से उनको नायक के रूप में ले लिया गया। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंटमैन क्या होता है? जोखिम भरे या जो बहुत ही खतरनाक दृश्य होते हैं उनको अपने आप करने वाले हीरो को स्टंटमैन कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्शन सीन होते हैं जो हीरो खुद नहीं करता, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाए जाते हैं। लेकिन जो विट्ठल है वो ये सारे के सारे जो दृश्य थे, जो एक्शन सीन थे मूवी में, वो सब खुद करते थे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। पृथ्वीराज कपूर का नाम आपने जरूर सुना होगा। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने और आगे चलकर इनका फिल्म उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई और सिनेमा घर का नाम भी यहाँ बताया गया है, मैजेस्टिक सिनेमा। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था, क्योंकि पहली बार भारत के लोगों ने बोलती हुई फिल्म देखी थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। समीक्षक क्या होता है? विश्लेषण करने वाले, फिल्म के बारे में अपना रिव्यू देने वाले। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाएं क्या होती हैं? जो पुराण की कहानियों से संबंधित होती है, पुराण की जानकारी से संबंधित होती है। पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा।
सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। पहले जो फिल्में बनती थी, मूक फिल्में बनती थी, डायलॉग नहीं बोलने होते थे, संवाद नहीं बोलना होता था, लेकिन अब पढ़े लिखे और अच्छे से बातचीत करने वाले अभिनेताओं की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि बोलने वाली फिल्मों में डायलॉग भी बोलने होंगे और बहुत सारा काम करना होगा। पहले सिर्फ उछल कूद करनी होती थी, एक्टिंग करनी होती थी, तो अब तो सारे ही काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेताओं की ज़रूरत बढ़ने लगी। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, क्योंकि जो लोग भाषा बोलते थे वैसी ही भाषा में फिल्में बनाई जाने लगी, ताकि लोगों को समझ में आए और लोगों में लोकप्रिय हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी फिल्मों को देखने के लिए आए। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिसमें आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। प्रतिबिंब क्या होता है? परछाई। जो हमारा जीवन होता है उसी से जुड़ी हुई कहानियां सिनेमा में दिखाई जाने लगी, ताकि लोगों के दिल तक पहुंच सके और लोग उससे जुड़ाव महसूस कर सके। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। केश सज्जा यानी कि बालों को संवारना। किस तरीके से? जो सुलोचना हीरोइन थी माधुरी मूवी में, उसी तरीके से वो अपनी हेयर स्टाइल बनाने लगी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। ऐसा नहीं है ये फिल्में भारत में ही प्रदर्शित हुई, बल्कि दूसरे देशों में भी इनका प्रदर्शन किया गया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर एम ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। फाल्के यहाँ पर कौन है? दादा साहेब फाल्के, जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी और इसीलिए उनको भारतीय सिनेमा का जनक यानी पिता कहा जाता है। और पहली बोलने वाली फिल्म किसने बनाई थी? अर्देशीर एम ईरानी ने, इसीलिए उनको सवाक फिल्मों का पिता कहा जाता है। और दादा साहेब फाल्के के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है। जो अभिनेता या अभिनेत्री बहुत अच्छा अभिनय करते हैं उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगर आप टीवी पर इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं जो अवार्ड शो होते हैं, तो उसमें आपने जरूर ये नाम सुना होगा। ये था आज का हमारा पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस पाठ के माध्यम से जानी। आइए आलम आरा फिल्म के जो मुख्य बिंदु हैं उनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। इसके नायक कौन थे? याद कीजिए, अभी अभी पाठ हमने पढ़ा है, विट्ठल। नायिका कौन थी? जुबेदा। पहला गाना कौन सा था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आगे है वाद्य यंत्र। कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया था? 3, तबला, हारमोनियम और वायलिन। फिल्म की लंबाई कितनी थी? 10,000 फुट। प्रदर्शन कब किया गया था? 14 मार्च 1931। और किस स्थान पर किया गया था? सिनेमा घर का नाम क्या था? मुंबई मैजेस्टिक सिनेमा। भाषा हिंदुस्तानी। निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी। प्रेरणा कहाँ से मिली थी? हॉलीवुड की फिल्म शोबोट से। आधार पारसी रंगमंच का एक नाटक। पार्श्व गायक WM खान। अन्य कलाकार सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश शेठी। 25 वर्ष कब हुए पूरे? 1956 में। और सम्मान कौन सा मिला? भारतीय सवाक फिल्मों का पिता। यह सम्मान अर्देशीर एम ईरानी को अपनी फिल्म आलम आरा के लिए मिला। उनको भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा जाने लगा। आप यहाँ पर आलम आरा फिल्म का विज्ञापन देख सकते हैं, पोस्टर देख सकते हैं। आजकल की फिल्मों के पोस्टर और इस फिल्म के पोस्टर में कितना अंतर है, और ये पहली भारत की सवाक बोलने वाली फिल्म थी।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर आगे बढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।